नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं न्यूज बाई अजय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा एनेक्जर 1 और एनेक्जर 1A किस तरह से फिल किया जाता है, जिससे कि आप होने वाले फॉर्म रिजेक्शन और डीएक्टिवेशन से बच सकें। क्योंकि यदि आप गलत तरह से फॉर्म भरेंगे और उसका यूज करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको जो है दोबारा से रीप्रोसेस करना पड़ेगा। तो आपका पहली बार में ही आपका जो जन्म तिथि लिमिट क्रॉस की समस्या है उसका समाधान आपको मिल जाए, इसलिए हम आपको फॉर्म भरना बहुत ही अच्छी तरह से सिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कौन से कॉलम में क्या चीज़ आपको भरनी है। फॉर्म भरने के बाद आपको जो है 10 रुपये या उससे ज़्यादा का ई स्टाम्प की दुकान से निकलवा लेना है और उसको निकलवाने के बाद आपको जो है उसे नोटरी पब्लिक से वेरीफाई करा लेना है। उसमें और भी ऑप्शन होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एक्सक्यूजिव मजिस्ट्रेट, जिनका मिलना आपके लिए इतना आसान नहीं होता है और उनसे वेरीफाई कराना इतना आसान नहीं होता है। तो सबसे आसान तरीका जो उसमें जोड़ा गया है वो है नोटरी पब्लिक का। तो आप नोटरी पब्लिक तहसील या कचहरी में आपको मिल जाएंगे, उनसे जाकर उसे वेरीफाई करा सकते हैं। यदि आपकी उम्र 18 से ऊपर है तो आपको एनेक्जर 1 भरना है और यदि आपकी उम्र 18 से नीचे है तो आपको एनेक्जर 1A भरना है। और जिनकी उम्र 18 से नीचे है वो एनेक्जर 1A फॉर्म भरेंगे और उसे अपने माता पिता के नाम के द्वारा भरा जाएगा और ई स्टाम्प जो निकलेगा वो भी माता या पिता जो भी उसमें अभिभावक है उसके नाम से ही ई स्टाम्प निकलेगा। और एफिडेविट जो है हमारा एनेक्जर 1A, उसमें भी सबसे जो फर्स्ट नंबर पर जो कॉलम है उसमें माता पिता की डिटेल आएगी, फिर उसके बाद दूसरा नंबर जो कॉलम है उसमें बच्चे की डिटेल आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की हैं और आपको वो चीज़ें भरकर भी दिखाई हैं लाइव वीडियो में। तो आप उसे बड़ा ध्यान से देखें और उस चीज़ को आप जो है बड़ी ही आसानी से अपडेट कर पाएंगे। आज हम सीखेंगे कि एनेक्जर 1 फॉर अडल्ट किस तरह से आपको भरना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो कॉलम है यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार धारक का नाम भरना है। उसके बाद उनके पिता का या माता या पति जो भी यानी कि केयर ऑफ है वो यहाँ पर नाम डाला जाएगा। फिर उसके बाद आधार कार्ड में जो एड्रेस पड़ा है वही एड्रेस पूरा यहाँ पर डाला जाएगा विथ पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डाला जाएगा, जो भी आधार का नंबर है। उसके बाद दो नंबर कॉलम पर आएंगे और यहाँ पर हम सही वाली जन्मतिथि एंटर करेंगे, जो भी हमारी सही जन्मतिथि है उसे लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप तीसरे नंबर पर आएंगे तो यहाँ पर आपके आधार में जो जन्मतिथि लिखी गई है यानी कि जो गलत है वो यहाँ पर लिखेंगे और जब वो आपने अपडेट कराई थी तो आपने कौन सा डॉक्यूमेंट दिया था उस डॉक्यूमेंट का यहाँ पर नाम लिखेंगे। या फिर अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे इस तरह से। और चौथे कॉलम पर आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा है दैट आई हैव नेवर वंस और मोर देन वंस। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप अपने आधार में जन्मतिथि कितनी बार अपडेट करा चुके हैं। तो आपको यहाँ पर अगर एक बार कराई है तो आपको वंस पर क्लिक करना है और अगर एक बार से ज़्यादा बार करा चुके हैं तो यहाँ मोर देन वंस पर क्लिक करना है। फिर आप आएंगे यहाँ पर 5वें नंबर पर तो यहाँ पर लिखा गया है यदि आपने सेम डॉक्यूमेंट जो इस अभी दे रहे हैं यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट जो आप दे रहे हैं उसी बर्थ सर्टिफिकेट को पहले आपने जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए दिया था, यानी कि ये वाली जन्मतिथि जो अपडेट कराई थी आपने, अगर आपने पहले भी बर्थ सर्टिफिकेट ही दिया था तो आपको उसी बर्थ सर्टिफिकेट को जो है करेक्ट करवाना पड़ेगा और फिर उस बर्थ सर्टिफिकेट का आप यूज कर सकते हैं। बाकी आपने उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट दिया है तो आपको उसे करेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर जैसे लिखा है दैट आई गेस विश टू गेट माई डेट ऑफ बर्थ अपडेट इन आधार एज, तो यहाँ पर आप अपनी सही वाली जन्मतिथि लिखेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट जो आप यूज कर रहे हैं। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, लिमिट क्रॉस में जो है बर्थ सर्टिफिकेट ही यूज होगा, अदर और कोई डॉक्यूमेंट यूज नहीं होगा जितना मुझे नॉलेज है। बाकी हाँ, यूडीआई के कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग अदर डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन जो है
अधिकतर जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डॉक्यूमेंट है वो बर्थ सर्टिफिकेट है, और डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस के लिए बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट है। तो हर जगह बर्थ सर्टिफिकेट ही यूज होगा, किसी भी तरह की लिमिट क्रॉस क्यों ना हो। उसके बाद ये नीचे जो एक लाइन लिखी गई है 7वें नंबर पर, तो आप इसे ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। इसमें लिखा है साफ साफ कि इस जन्म तिथि को अपडेट कराने के बाद आगे आप भविष्य में कभी जन्म तिथि अपडेट नहीं करा पाएंगे। और उसके बाद जो नीचे 2 नंबर पर लाइन लिखी गई है, इसमें लिखा गया है, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है, मैं आपको हिंदी अनुवाद करके बता दे रहा हूँ जिस तरह से आपकी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं, यदि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ यानी कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है, अगर वो किसी तरह से फ्रॉड पाया गया या नकली पाया गया, फर्जी पाया गया, जो फ्रॉड के अंतर्गत आती है, ऐसा कोई भी चीज़ उसमें पाई गई, तो आपका जो आधार है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। रेगुलेशन 28 जो कि आधार का रेगुलेशन है इनरोलमेंट एंड अपडेट का, जो कि 2016 से लागू है, उसके तहत आपका आधार जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप पर जो है कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। फिर आप तीसरे नंबर पर यहाँ पर एक पत्र दिया गया है कि यदि आप जो है ने जो ऊपर जानकारी दी है वो अगर गलत पाई जाती है, यानी कि आपके नॉलेज के हिसाब से सही है, लेकिन अगर वो गलत पाई जाती है तो आपके ऊपर जो है इसका जिम्मेदारी रहेगा, आप ही इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे और इसके खिलाफ आप पर फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। फिर यहाँ पर आपको डेट डालनी है, जिस डेट में इसे आप नोटरी के द्वारा वेरीफाई कराएंगे, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ये एडल्ट के लिए है, तो यहाँ पर जो आधार धारक है वो खुद ही साइन करेगा, लेकिन यदि माइनर के लिए होता है तो उनके माता या पिता जो भी अभिभावक होते हैं वो यहाँ पर साइन करते हैं, और फर्स्ट नंबर पर उनकी डिटेल आती है, वो एनेक्जर 1A बोलते हैं उसे, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एनेक्जर 1A फॉर चिल्ड्रन, यानी कि ये 18 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए है। तो इसे भी सेम उसी तरह भरना है। तो यहाँ पर जो पहला कॉलम है, यहाँ पर बच्चे के पिता का नाम आएगा, फिर उनके पिता का नाम आएगा, उसके बाद उनका एड्रेस आएगा, और उसके बाद यहाँ पर उनका आधार नंबर आएगा। तो ये जो 1 नंबर कॉलम है, इसमें जो डिटेल आएगी वो बच्चे के फादर की आएगी, यानी कि जो केयर ऑफ है उनकी आएगी। वो चाहे फादर हो, चाहे मदर हो, या चाहे कोई अभिभावक हो, किसी की भी यहाँ पर आ सकती है, जो भी उनके केयर ऑफ हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर कॉलम दिया गया है, जिसमें लिखा है कि जो ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है मैं उसका रेजिडेंट हूँ, उसी तरह सेम 1 नंबर कॉलम में भी यही लिखा है। फिर 2nd नंबर कॉलम में लिखा गया है राहुल हैं, यानी कि यहाँ पर बच्चे का नाम लिखा जाएगा, मैं उनका अभिभावक हूँ या पेरेंट हूँ, यानी कि माता पिता में से एक हूँ, और फिर उसका आधार नंबर नीचे यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर उसकी सही जन्म तिथि लिखी जाएगी, जैसे पिछले डॉक्यूमेंट में लिखा था, एफिडेविट में लिखा था, उसी तरह सेम है। फिर यहाँ पर उसकी गलत जन्म तिथि लिखी जाएगी। फिर उसका जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया था फर्स्ट टाइम अपडेट कराने के लिए जन्म तिथि, तो वो उसका नाम लिखा जाएगा। यहाँ पर नहीं पता है तो सेम नॉट एप्लीकेबल लिखा जाएगा यहाँ भी, जैसे आपको नहीं पता है तो इस तरह से आप लिख देंगे। और उसके बाद दैट आई हैव मोर देन वंस, यहाँ पर लिखा गया कि एक से ज़्यादा बार अपडेट कराया है इन्होंने, तो यहाँ पर मोर देन वंस लिखा है। बाकी आपने अगर एक बार कराया है तो आप वंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वही लिखेंगे। फिर यहाँ पर एक लाइन दी गई है 6 नंबर पर, जो कि उसमें नहीं थी, इसमें दी है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है दैट बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ माई चाइल्ड वार्ड इज बीइंग प्रोवाइडेड इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ अपडेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर जो उम्र है बच्चे की 18 साल से नीचे है, तो यहाँ पर इन्होंने जो बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है वो डेट ऑफ बर्थ के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यहाँ पर इन्होंने दिया है। फिर यहाँ पर नीचे वही लाइन है कि जो आधार में हम जन्म तिथि अपडेट अब करवाना चाहते हैं, यानी कि जो हमारे सबमिटेड डॉक्यूमेंट यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट में है, तो वो जन्म तिथि यहाँ पर लिखेंगे जो सही वाली जन्म तिथि है, जो भी आपके जन्म प्रमाण पत्र में है। उसके बाद सेम वही लाइन यहाँ पर दी गई है 8वें नंबर पर
कि यदि कोई भी डॉक्यूमेंट में फ्रॉड पाया जाता है या कोई गलती पाई जाती है, डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं पाया जाता है आपके बच्चे के आधार में, तो आपको जो आधार नंबर है यानी कि बच्चे का, वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा सेम रेगुलेशन 28 के द्वारा, जो कि इनरोलमेंट एंड अपडेट रेगुलेशन में आता है 2016 के तहत। और यहाँ पर सेम वही घोषणा पत्र दिया गया है कि यदि कोई भी जानकारी यहाँ पर गलत पाई जाती है, आपकी तरफ से तो सही है, यानी कि आपकी नॉलेज में है कि जो जानकारी मैंने ऊपर दी है वो सही है, अगर इसमें कोई भी गलती पाई जाती है, केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसेस लिखा है यहाँ पे, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, यानी कि उनके माता पिता खुद होंगे। इसीलिए यहाँ पर उनके सिग्नेचर कराए जाएंगे और यहाँ पर डेट डाली जाएगी, फिर इसे नोटरी कराया जाएगा। और इसे जो है साफ साफ यहाँ पर ऊपर लिखा है, दोनों फॉर्म में लिखा है कि जो भी डॉक्यूमेंट यानी कि जन्म तिथि अपडेट हम करा रहे हैं लिमिट क्रॉस, तो उसमें ये जो एनेक्जर 1 है और एनेक्जर 1 फॉर्म है, वो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार में वेरीफाइड है तभी लगेगा, वरना अगर आपकी डिक्लेयर या अप्रॉक्सीमेट जन्म तिथि पड़ी हुई है तो आप इस फॉर्म को जन्म तिथि लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। और इससे जो है आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, जो कि 10 रुपये या उससे अधिक का होगा, आप उस पर ही इसे वेरीफाई कराएंगे। तो यहाँ तक आप जानकारी समझ चुके होंगे। और स्टाम्प पेपर किस तरह का होता है कुछ लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ऐसे कमेंट मेरे वीडियो में आए हैं, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद आपको एक बार और बता दूं कि जो भी स्टाम्प पेपर है वो आप ई स्टाम्प की दुकान से लेंगे और उसे फिर जो नोटरी वकील होते हैं कचहरी या तहसील में, उनसे नोटरी करवा लेंगे। बाकी यहाँ पर जो है जुडिकल मजिस्ट्रेट से भी आप इसे वेरीफाई करा सकते हैं या एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट से भी आप इसे वेरीफाई करा सकते हैं, लेकिन इन लोगों से आपका संपर्क होना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बचता है वो है नोटरी पब्लिक का, यानी कि जो नोटरी वकील होते हैं वो हमें आसानी से मिल जाते हैं कचहरी या तहसील में, तो हम उन लोगों से इसे बहुत ही आसानी से वेरीफाई करा सकते हैं। और 10 रुपये वाले स्टाम्प के साथ ही ये लगेगा, इस बात की विशेष ध्यान रखें। 10 रुपये का स्टाम्प हो या उससे ज़्यादा का हो, उससे कम का स्टाम्प होगा तो ये वैलिड नहीं रहेगा। इस तरह का ई स्टाम्प होता है जिस स्टाम्प के साथ आपको एफिडेविट प्रिंट कराना है और सारी डिटेल भरकर उसे नोटरी वकील से वेरीफाई करा लेना है। इस तरह से आपका ये फॉर्म नोटरी कराया जाएगा। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर नोटरी की मोहर और सिग्नेचर किए हुए हैं, इसी तरह से आपको भी कराना है और 10 रुपये का ई स्टाम्प निकलवा कर उसे भी नोटरी कराना है। इस वीडियो में जो भी एफिडेविट यानी कि एनेक्जर 1 और एनेक्जर 1A दिखाए गए हैं वह डेमो फॉर्म है, उनका रियल जानकारी से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही उसमें किसी की कोई रियल जानकारी डाली गई है। उम्मीद करते हैं आप हमारी जानकारी से सहमत होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी पसंद आई होगी। हम आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।